हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कशन किया था वो था एलेग्री, और ये जो डिस्कशन है आज का वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म ये दोनों है क्या? नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म ये दोनों अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मतलब एक विचारधारा है। जैसे नेशनलिज्म में अपने देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता से जुड़ा होना होता है, जबकि इम्पीरियलिज्म दूसरे देशों पर कंट्रोल और अपने एरिया को एक्सपेंड करके रूल करना, ये इम्पीरियलिज्म कहलाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। नेशनलिज्म में अपने कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज के आधार पर अपने नेशन को यूनाइट करना, देश के प्रति प्रेम करना, ये नेशनलिज्म है। और वहीं कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर देश पर अपना कंट्रोल करके हक जताना, ये क्या है? इम्पीरियलिज्म है। शिफ्ट इन नेचर ऑफ नेशनलिज्म लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी में जो शिफ्ट हुआ नेशनलिज्म का, जो विचारधारा था वो कैसे हुआ वो समझते हैं। Narrowing of ideals. By the last quarter of 19th century, nationalism lost its control initial idealistic liberal democratic sentiment and turned into aggressive narrow creed with limited ends. इसमें क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक, शुरुआत में नेशनलिज्म में लिबरल डेमोक्रेटिक का जो भावना था उसे खो दिया, और फिर धीरे धीरे उनका जो विचारधारा था वो एग्रेसिव मोड में बदल गया। दूसरा, इंटॉलरेंस कॉन्फ्लिक्ट। Nationalist group become increasingly intolerant of each other and were constantly ready to go to war. इसमें क्या हुआ? इसके बाद नेशनलिस्ट ग्रुप वे एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट होते गए, मतलब वो एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते थे, और फिर बाद में ये इंटॉलरेंट वार में बदल गया। इंपीरियल एक्सप्लॉयटेशन। मेजर यूरोपियन पावर मैनिपुलेटेड नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इम्पीरियलिस्टिक एजेंडास। इसमें क्या हुआ? जो बड़े बड़े नेशन थे उन्होंने नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को मैनिपुलेट करते हुए अपना इम्पीरियलिस्टिक एम को या अपने एक्सपेंशन के लिए एक एजेंडा तैयार किया। द बाल्कन रीजन। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म डिटेल में समझना है तो बाल्कन रीजन को अच्छे से समझना होगा। यह है बाल्कन रीजन, द बाल्कन पेनिसुला और ऑटोमन एम्पायर। इसी से हम लोग ये दो मैप से समझेंगे पूरे कहानी को। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल और इथनिक कॉम्पोजिशन। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे ऑफ रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो। इट्स इनहैबिटेंट वर ब्रॉडली नोन एज स्लैब्स। तो बाल्कन ज्योग्राफिकल और इथनिक वेरिएशन वाला एक रीजन था, जिसमें ये मॉडर्न डे के टाइम ये सब देश, यानी कौन सा, ये बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, रोमानिया, मैसेडोनिया। ये मैप में देखेंगे तो ये रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, ये सर्बिया है। तो ये जितने सारे जो कंट्री है, इसमें रहने वाले जो लोग थे उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें स्लाव के रूप में जाना जाता था। और ये जो आज देश है उस टाइम रीजन हुआ करता था, उस टाइम ये रीजन था, लेकिन आज ये कंट्री है। बाल्कन रीजन, जिसे बाल्कन रीजन कहते हैं, और ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ये जो ग्रीन वाला आप एरिया देख रहे हैं ये क्या है? ऑटोमन एम्पायर। ठीक है। Ottoman control and declined. A major part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire. The romantic ideas of nationalism spread in the region along with the gradual and disintegration of the Ottoman Empire. Ottoman Empire control declined. इसके बाद क्या हुआ? बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, फिर ये सब देश धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगे, मतलब अलग अलग होने लगे और भागने लगे वहाँ से, और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस अस्योर्ट करने लगे। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि इनकी पावर डिक्लाइंड हो रही थी। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ इंटरनल रिफॉर्म्स।
Throughout the 19th century, Ottoman Empire tried to strengthen itself through modernization, administrative reforms, but achieved little success. One by one, European subject nationalists broke away and declared independence. फिर पूरे 19th सेंचुरी के टाइम ऑटोमन अम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के हेल्प से खुद को मजबूत करने का कोशिश किया, लेकिन उसे सफलता बहुत कम मिला और फिर एक एक करके उसके अंडर यूरोपियन नेशनलिस्ट अलग होते गए और अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया. यूज ऑफ हिस्ट्री टू क्लेम इंडिपेंडेंस. द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी एंड हिस्ट्री आर्गुइंग दैट they had once been independent but they had subsequently been subjugated by foreign powers. इसमें क्या हुआ, बाल्कन के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल राइट के अपने दावों को नेशनलिटी और हिस्ट्री पर आधारित किया और यह कंक्लूजन दिया कि वे कभी इंडिपेंडेंस थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में फॉरेन पावर के द्वारा गुलाम बना लिया गया. सोर्सेस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन बाल्कन. जो बाल्कन में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसका सोर्स यहाँ पे है. 3 सोर्स है. फर्स्ट है इंटर स्टेट जेलेसी, सेकेंड है बिग पावर राइवलरी और थर्ड है स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इसमें क्या हुआ, इंटर स्टेट जेलेसी में एज द डिफरेंट स्लैविक nationalities struggle to claim their identity and independence, the Balkan state become fiercely jealous of each other, each hope to gain more territory at the expense of others. तो इसमें क्या हुआ, जिस तरह अलग अलग स्लाविक नेशनलिस्ट ने अपना आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफाइन करने के लिए संघर्ष किया, तो बाल्कन स्टेट में दूसरे स्टेट थे वे आपस में एक दूसरे से जेलस करने लगे और ईच स्टेट दूसरे के एक्सपेंस पर ज़्यादा क्षेत्र हासिल करने की उम्मीद करने लगे. नेक्स्ट है बिग पावर rivalry. The Balkan become an area of intense rivalry among European imperialist power, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी. इसमें क्या हुआ कि बाल्कन टेरिटरी में यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावरफुल कंट्री था, मतलब इसमें जो भी कंट्री था, मतलब ये सब रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये पावरफुल कंट्री था. ये सब कंट्री के बीच अपने आप को पावरफुल दिखाने का होड़ मचा हुआ था, मतलब एक तरह का होड़ मच गया था. स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ईच यूरोपियन पावर वॉज कीन टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ राइवल्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडेड इट्स ऑन कंट्रोल ओवर ट्रेड, नवल रूट्स एंड टेरिटरी. इसमें क्या हुआ कि ईच यूरोपियन पावर बाल्कन पर अपना ट्रेड, नवल रूट और टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे. इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा निकला वर्ल्ड वार 1 में 1914 में. द इंटेंस कंपटीशन अमंग यूरोपियन पावर एंड वोलेटाइल बाल्कन्स कन्फ्लिक्ट लेड टू सीरीज ऑफ रीजन वॉर्स एंड बाल्कन्स. तो फर्स्ट है. सेकेंड, दिस क्लाइमेक्स्ड इन 1914 when the entangled alliance system and Balkan rivalry directly triggered World War I. And last, imperialism combined with narrow nationalism led European to disaster. इसको समझते हैं अच्छे से. यूरोपियन पावर के बीच इंटेंस कंपटीशन के कारण वहाँ वार जैसा सिचुएशन खड़ा हो गया यहाँ पे. इसके बाद क्या हुआ, 1914 में मेन क्लाइमेक्स आया जब आपस में बाल्कन कन्फ्लिक्ट अलायंस सिस्टम और बाल्कन का राइवलरी डायरेक्टली वर्ल्ड वार वन को भड़का दिया. इंपीरियलिज्म कंबाइंड. इसके बाद क्या हुआ, इंपीरियलिज्म के साथ नेशनलिज्म मिलकर यूरोप को विनाश की ओर ढकेल दिया. एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट एंड ग्लोबल इम्पैक्ट. इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा. Colonies resist imperialism. Many countries colonized by European power in the 19th century began to resist imperial dominance. इसमें क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर द्वारा गुलाम बनाए गए देशों ने इंपीरियल डोमिनेंस का विरोध करना शुरू कर दिया. सेकेंड, एंटी इंपीरियलिस्ट नेशनलिज्म. द एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट दैट हैड डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट एज दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट. हर जगह एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट नेशनलिस्ट थे. जहाँ पे मतलब जो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट हो रहा था वहाँ कौन थे, वो नेशनलिस्ट लोग थे, क्योंकि वे सब नेशन स्टेट बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. थर्ड, यूनिवर्सल
acceptance of nation state. Although region developed their own unique form of nationalism, the idea of society should be organized into nation state came to be accepted a natural and universal worldwide. भले ही अलग अलग रीजन में नेशनलिज्म ने अपने यूनिक फॉर्म को डेवलप किया, लेकिन यह विचार समाजों को नेशन स्टेट ऑर्गेनाइज करना चाहिए था. मतलब यहाँ पे समाजों को नेशन स्टेट ऑर्गेनाइज करना चाहिए था क्योंकि यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया गया था. तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक. चैप्टर का नाम है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये आप 1 से 2 बार लेक्चर को ज़रूर पढ़ें, लर्न करें. नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ईच लाइन ये एक अलग मैसेज देता है आपको आंसर राइटिंग लिखने में. डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो लाइन बाय लाइन आप ज़रूर एक बार पढ़ें. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.